तो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं रशिया इंडिया के डिफेंस टाइज और मजबूत होने वाले हैं जब हम सुखोई 57 की बात करते हैं, या फॉरेस्ट राइट्स में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है, एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइंड मूवमेंट एक्चुअली में शुरू कब हुआ था, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल जानेंगे। एंड सबसे बड़ी बात कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में अभी रिसेंटली क्या न्यूज़ आई है, पंच मिशन क्या है नासा का, एंड ORS के ऊपर WHO की गाइडलाइंस के ऊपर FSSAI ने क्या बोला है, एंड ई ट्रक्स को लेकर एंड ई कॉरिडोर्स को लेकर एक न्यूज़ आई है वो डिस्कस करेंगे। एंड USA एंड इंडिया की जो टसल चल रही है ऑन ट्रेड विद रशिया जो कि इंडिया कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, उस पर नया अपडेट आया है, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन करंट अफेयर 17 अक्टूबर 2025 के वेलकम टू स्लीपी क्लासेस, तो डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सोर्स की बात करें तो द हिंदू इज द सोर्स, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो न्यूज़ है वो रशिया बैक्स AMCA ऑफर्स टू मेक सुखोई 57 जेट्स इन इंडिया, राइट। तो नॉलेज ट्रांसफर की जब हम बात कर रहे हैं, रशिया हैज बीन वेरी मच ओपन। जब कोई भी चाहता है कि फाइटर जेट्स या इक्विपमेंट्स या वेपन्स रशिया से खरीदना या नॉलेज ट्रांसफर के थ्रू आप कह सकते हो कि इंडिया में खुद से बनाने की बात हो रही है, तो इंडिया एंड रशिया के लॉन्ग टर्म टाइज है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सिस्टम्स ऑल्सो। एंड सुखोई की बात करें, सुखोई 57 में सुखोई जो कंपनी है वो यानी कि रशियन कंपनी जो है उनके थ्रू ये नॉलेज ट्रांसफर की यहाँ पे बात आई है। बट उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया को हम विलिंग हैं अपनी नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए कि इंडिजिनियसली सुखोई 57 भी बनाई जा सके, एंड अगर इंडिया वांट्स कि वी वांट कि रशिया मेक्स इट फॉर देम, वी आर रेडी फॉर दैट एज वेल, राइट। तो अब AMCA क्या बोलते हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि अब सुखोई 57 में ना स्पेसिफिकली देखोगे तो ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, ठीक है। इंडिया की अभी जो फ्लीट है, जब हम एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, अराउंड 600 बैठती है, बट उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 5th जनरेशन का हो। तो 5th जनरेशन में सबसे पहले अगर आप देखोगे कि अब जो आप कह सकते हो कि नॉलेज है या इवन की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया या US के पास एग्जिस्ट करती है। तो अब ना मैं आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगी एट द एंड, जब हम यहाँ पर US और इंडिया के बीच में जो टसल चल रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस ओनली, तो ये चीज़ याद रखना है। मैं आपको बोलूँगी कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोच के देखो कि व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू सुखोई 57, टॉप स्पीड मैक 2, पेलोड 5000 kg, पेलोड 7000 kg, मैक्सिमम ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड 50,000 फीट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? The correct answer is option number D, ठीक है। अब सॉरी, नॉट ओनली डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर A फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है कि टॉप स्पीड यहाँ पे आप सुखोई 57 की देखोगे तो वो मैक 2 है, यानी कि 2 टाइम्स आप कह सकते हो स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली पेलोड जो मैक्सिमम कैपेबिलिटीज की है दैट इज 7400 kg, राइट। एंड मैक्सिमम ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड जो है 54,100 फीट है, 50,000 से भी अबव है। इंजन की बात करें सैटर्न AL41F1, ठीक है। आपको सिर्फ नाम यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या इंजन करता है क्या नहीं वो हमें डिटेल नहीं करना है, ठीक है। एंड कॉम्बैट रेंज की जब हम बात करें तो 1900 किलोमीटर, स्पीड जो है यहाँ पर मैक 2 है। स्टेल्थ एनहांसमेंट की बात करें तो एग्जॉस्ट नोजल है, इंटरनल वेपन वेज यहाँ पर बना सकते हो आप। AI के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। रडार की स्प्रेड पे देखें तो एरे क्रॉस द एयर फ्रेम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, जहाँ पे इसको यहाँ पे कह सकते हो कि इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये तो है 5th जनरेशन व्हेन इट कम्स टू सुखोई, ठीक है। अब सेम ही ना ऐसा 5th जनरेशन का जो आप कह सकते हो प्लेन है या फाइटर जेट है वो USA के द्वारा जो बनाया गया, उसका नाम क्या है, F-35 लाइटनिंग 2, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, दोनों 5th जनरेशन के हैं। टॉप स्पीड मैक 1.6 US के द्वारा बनाया गया, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर, पेलोड है 8160 kg, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेलोड के केसेस में आप देखोगे कि सुखोई जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लैग करता है, बट उसके अलावा फ्यूल कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है। ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड में भी आप देखोगे कि कंपैरिजन दोनों के बीच में यहाँ पर ड्रॉ करो। सेंसर्स जो है यहाँ पर EOTs हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम्स है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो सिस्टम होता है MDS होता है, प्रोवाइड करता है जो रियल टाइम टारगेटिंग डेटा, ठीक है, एंड सिचुएशनल अवेयरनेस। तो थोड़े बहुत यहाँ पे फीचर्स में डिफरेंसेज हैं। बट अगर आपको मैं मेकिंग कॉस्ट की यहाँ पे बात बताऊँ तो दिस इज अराउंड 104 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। एंड दिस आप अगर सुखोई 50 की जो है 57 की बात करें उसके बीच में जो इसकी मेकिंग कॉस्ट है दैट इज अराउंड $50 मिलियन, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आपको रिलेटिवली देखने को मिलेगा कि क्या है, ठीक है। तो मेजरली पेलोड के केसेस में, थोड़े बहुत सेंसर्स के केसेस में देखें तो एडवांसमेंट यहाँ पर है $104 मिलियन के लिए। एंड वहाँ पर अगर आप उसको कंपेयर करो हमारे जो सुखोई 57 है उसके साथ, ये $15 मिलियन पे आपको ये चीज़ को अप्लाई करके देता है, ये चीज़ आपको बना के देता है, राइट। तो एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट चीज़ आपको क्या कहती है, हाईकोर्ट अपहोल्ड्स कैंसिलेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स ऑफ विलेजर्स, ठीक है। अपहोल्ड क्या करता है, बेसिकली ना सिचुएशन क्या थी छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर आप देखोगे कि जो हासदियो आरांत फॉरेस्ट वाला जो रीजन है ना, वहाँ
यहाँ पे जो विलेजर्स थे उनको फॉरेस्ट राइट्स जो है ना वो दिए गए थे। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स दिए गए थे कौन से साल में? वो साल दिया गया था उनको 2013 के अंदर। ठीक है, 2013 के अंदर उनको फॉरेस्ट राइट्स यहाँ पर दिए गए थे। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है कि 2012 के अंदर ही अगर आप देखोगे कि एक प्रोजेक्ट जो है जो कि अब अदानी एंटरप्राइजेस द्वारा ओन की गई एक कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर आपने बोला कि 2012 में जो उनके प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट यहाँ पर मिल गई थी, प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट मिल गई तो फेज 1 जो है वो 2012 के अंदर ही यहाँ पर क्लियर हो चुका था एंड फॉरेस्ट राइट्स जो है 2013 के अंदर यहाँ पर दिए गए विलेजर्स को। ठीक है, तो अब ये बोन ऑफ कंटेंशन आ रही थी कि प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि फॉरेस्ट राइट्स 2013 में दिए गए, फेज 1 के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे क्लियरेंस मिल चुकी थी, उसके बाद आप फॉरेस्ट राइट्स दे रहे हो। तो 2016 के अंदर ना क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उन्होंने बोला कि ये जो फॉरेस्ट राइट्स है ना वो गलत तरीके से एरएनएस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो ये फॉरेस्ट राइट्स हम कैंसिल करते हैं। तो यही जब कैंसिलेशन का पॉइंट आता है तब से लेके अब तक हाई कोर्ट जो है छत्तीसगढ़ का, उनके पास ये केस आता है। तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि हम इस चीज़ को अपहोल्ड नहीं कर सकते कि हम कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं इनको, क्योंकि ऐसी कोई प्रोविजन ही हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर नहीं दी गई है कि हम उनको कैंसिल कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो उनको यहाँ पर कैंसिलेशन के लिए प्ली दी गई थी कि डिसमिस कर दो, कि कैंसिल कर दो ये फॉरेस्ट राइट्स, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वी आर नॉट इवन श्योर कि लॉ ऐसी कोई एक्सप्लिसिटली कोई चीज मेंशन नहीं करता कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को वो कर सकते हैं कि डिफाई कर सकते हैं, या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर डायरेक्टली ये चीज नहीं गिवन है कहीं पे भी कि आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ हाँ देने का प्रोविजन है, वो तो हमें पता है कि कैंसिल नहीं किया जा सकता उसको, बाकी हम डिसमिस करते हैं आपकी प्ली कि हम कैंसिल नहीं कर सकते फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को, हमें नहीं पता है लॉ क्या कहता है इस केस में। तो मेजरली मतलब मुझे ऐसा लगता है केस जो है वो अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। ठीक है, बट मोर ओवर उन्होंने ये चीज बोली कि एक चीज को और ध्यान में रखने की जरूरत है कि 2012 में जब ऑलरेडी फेज 1 यहाँ पर क्लियर हो चुका था, फॉरेस्ट जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया भी नहीं है, वो माइनिंग एरिया के अंदर यहाँ पर है। ठीक है, तो 2012 के बाद 2013 में जब आपको फॉरेस्ट राइट्स दिए गए तो 13 के बाद विलेजेस 2016 तक क्यों वेट कर रहे थे, जबकि फेज 2 भी 2014 या 15 के आसपास यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट का है वो क्लियर हो चुका है। पहली चीज कि वो माइनिंग एरिया है, फॉरेस्ट एरिया नहीं है, उसके ऊपर आपको फॉरेस्ट राइट्स पे एरएनएस तरीके से चलो दे भी दिए गए, कोई बात नहीं। 2013 से लेकर 16 के बीच में तब तक उसकी कैंसिलेशन नहीं हो गई, तब तक जो लोग हैं जो फॉरेस्ट राइट्स जिनको दिए गए थे वो चुप क्यों बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि अब इस चीज को यहाँ पर खत्म करने का एक ही तरीका है कि अब जो जिनको फॉरेस्ट राइट्स दिए जाने हैं या जिनको फॉरेस्ट राइट दिए गए हैं उनको अब कॉम्पनसेट कर दे कंपनी वाया मनी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि इसको खत्म किया जा सके, अदरवाइज यहाँ पर और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। अदरवाइज तो एक अमेंडमेंट लेके आने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी या सुप्रीम कोर्ट के पास डिसीजन जाएगा। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी न्यूज़ है। देन क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सी है इसके अंदर? Habitat rights of only the particularly vulnerable tribal groups, rights of displaced communities, rights over developmental activities, या none of the above। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? आपको ये ओनली वर्ड नजर आ रहा होगा आके। ठीक है, हैबिटेट राइट्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्या पीवीटीजीज को ही दिए गए हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं है, जो कि अब प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज हैं उनको भी तो है, जो हैबिटेट राइट्स है वो इसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, पीवीटीजीज के अलावा भी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं या जो प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज हैं वो भी इसका पार्ट बनती हैं जब हैबिटेट की बात करते हैं। डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज के राइट्स भी दिए गए हैं, राइट्स ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी यहाँ पे दिए गए हैं, बट हैबिटेट के लिए वो लोग जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उनको भी दिए गए हैं, चाहे वो पीवीटीजीज का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको हैबिटेट राइट्स ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एंड द प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दोनों की दोनों पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज, राइट्स ओवर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, राइट्स क्या है? इन एंड ओवर डिस्प्यूटेड जो कि लैंड राइट्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड कन्वर्जन ऑफ ऑल द फॉरेस्ट विलेजेस या ओल्ड हैबिटेशन, अनसर्वेड विलेजेस एंड अदर विलेजेस इन फॉरेस्ट ओवर इनटू द रेवेन्यू विलेजेस। कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट है लैंड को लेके, फॉरेस्ट वाली विलेज को लेकर, या कोई भी ऐसी विलेज जो कि फॉरेस्ट के अंदर फॉल करती है, हैबिटेशन को लेकर, वो सारी चीज़ें भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर यहाँ पर कवर होती हैं, चाहे उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या नॉलेज ट्रांसफर है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होने वाली है। कम्युनिटी फॉरेस्ट की रिसोर्सेज जो होती है, जो राइट्स हैं कि एक कम्युनिटी का, क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास ये राइट है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द जंगल को यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ जो राइट्स ओवर द फॉरेस्ट या प्रोटेक्शन करना
उनकी मैनेजमेंट करना, सस्टेनेबली काम करना, उनको यहाँ पर अलाउ किया जाता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर। देन आप कम्युनिटी राइट्स की बात करते हो, राइट ओवर कॉमन प्रॉपर्टी सोर्सेज जो है ऑफ कम्युनिटीज इन एडिशन टू देयर इंडिविजुअल राइट्स। तो CSR की जब हम बात करते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है उनको यहाँ पर मैनेज करके वो चलते हैं। एंड जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, जिन पे नॉर्मल लोगों को यहाँ पर पानी विड्रॉ करने का अलाउंस नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोर एरिया के अंदर है, वहाँ पे CSR के थ्रू आप देखोगे कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको अलाउड होता है ना। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें जो है, जैसे पेड़ काटना, अब नॉर्मल तरीके से मैं अगर आप देखो कि कोई भी ऐसा एरिया है जो कि अब फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है, वहाँ पे नॉर्मल इंसान जो है वो पेड़ नहीं काट सकता, बट जो कि अब जिनको लैंड राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं, जो कि अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो इसको काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सब्सिस्टेंस उसी पे चलता है, उनका खान पान उसी के ऊपर चलता है सारा का सारा, है ना। तो उसको बेच कर अगर पैसा थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, बट माइंडेड कि वो भी एक प्रॉपर जो है एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा आप फॉरेस्ट ही उखाड़ दोगे, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए। द नाम शुड एडवांस गोल्स ऑफ ग्लोबल साउथ, कीर्तिवर्धन सिंह की स्टेटमेंट आई है, ठीक है। तो कीर्तिवर्धन सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, उनकी पोजीशन वो रखते हैं। उन्होंने बोला कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो एडवांस करना चाहिए ताकि जो ग्लोबल साउथ के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, ठीक है। तो अब 19th नाम की मिड टर्म मिनिस्टीरियल मीट थी कहाँ पे? कंपाला, युगांडा के अंदर। उन्होंने बोला कि नाम जो है अब उनको यहाँ पर कमिटी बना देनी चाहिए पैलेस्टीन के ऊपर। डायरेक्टली उन्होंने पहली बार, क्योंकि इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, डायरेक्टली उन्होंने पहली बार क्या किया है, इजराइल और पैलेस्टीन के केस में अगर आप देखो, इंडिया का एक ही ओपन स्टांस है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस की जो अब रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके बाद से, इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पर पैलेस्टीन की जो 2 नेशन थ्योरी है दोनों के केस में, इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है एंड कहा है कि पैलेस्टीन के लोग जो हैं दे डिजर्व टू लिव इन एन एरिया जो कि अब डिफाइंड बॉर्डर्स के अंदर है, उनकी सॉवरेनिटी का राइट उनके पास खुद से है, यानी कि एक सॉवरन इंडिपेंडेंट वाइबल स्टेट जो है पैलेस्टीन की, दैट शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस का, दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन बी डन राइट नाउ, ठीक है। एक ऐसे लिविंग साइड बाय साइड इन पीस एंड सिक्योरिटी विद इजराइल, ऐसी सिचुएशन, ऐसे बॉर्डर्स के अंदर, कन्फाइंड बॉर्डर्स के अंदर, डिफाइंड बॉर्डर्स के अंदर पैलेस्टीन एक सेपरेट नेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए within secure and recognized borders। and सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला, we must raise our voice for reformed multilateralism जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रिफ्लेक्ट करे कंटेम्प्रेरी रियलिटीज को, कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। मल्टीलेटरलिज्म इज रिक्वायर्ड, कि एक सिंगल सोर्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हो हमेशा से, या आप एक सिंगल कंट्री की नहीं सुन सकते हो, कि एक कंट्री के मल्टीपल चीज़ों पे मल्टीपल स्टांसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें उसमें सिक्योरिटी काउंसिल को इंक्लूड करना चाहिए एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि हमारी जो एक्चुअली में रियलिटीज ग्लोबल साउथ की या इवन की जो नेशंस है जो कि अभी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस क्या हैं, उनकी सिक्योरिटी की, ठीक है, ऑल टुगेदर अगर आप बात करो, क्या अब चांसेस हैं कि आप देखोगे कि धीरे धीरे करके वो कोल्ड वॉर एरा ही वापस से शुरू हुआ, जिस वजह से नाम बनाया गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया गया था। तो आप देखोगे कि अभी यूएसए और रशिया के बीच में वापस से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है टसल चल रही है, रशिया का की वजह से, क्यों? क्योंकि यूक्रेन के ऊपर एनेक्सेशन की बात हो रही है, प्लस नेटो नेशंस के ऊपर भी यहाँ पर जो है इशू चल रहा है ना, कि आप हम जो रशिया जो है टाइम एंड अगेन उनके ऊपर यहाँ पर एलिगेशंस लगे हैं कि आपने एस्टोनिया इवन पोलैंड के जो एरियाज है एयर स्पेस के अंदर रशिया की तरफ से या तो यूएवीज भेजे गए हैं या जो फाइटर प्लेन्स हैं वो गए हैं, है ना। तो ऑल टुगेदर उन्होंने ये बोला कि यही चीज़ वापस से रिपीट हो रही है, तो वो अब कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो चीज़ हुई वो दोबारा ना हो पाए, इस वजह से जो नाम जिस वजह से बनाया गया था, तो सिक्योरिटी काउंसिल को इंक्लूड करके हम चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ या जो डेवलपिंग नेशंस हैं एक्चुअली में उनके ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ क्या हैं, उसी चीज़ के ऊपर हम काम कर सके, वर्कआउट कर सके, ठीक है। कि उन्होंने बोला कि नाम जो है वो डीस्टिग्मेटाइज करे मूवमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कोई स्किल्ड प्रोफेशनल जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन सी कंट्री से है, दैट शुड बी डीस्टिग्मेटाइज्ड। ये नहीं होना चाहिए कि उस नेशन से आया तो हम काम नहीं करवाएंगे उनसे, ठीक है, या उस नेशन से आया, ये H1B वीज़ा के केस में आप कह सकते हो कि उन्होंने बोला डीस्टिग्मेटाइज करने की जरूरत है, कि हमें जो नाम है उसको उस तरीके से काम करना चाहिए, ये उस केस में जो है नाम को आगे बढ़ के अपनी जो वॉइस है उसको रेज करना चाहिए, ठीक है। कि जो अब कह सकते हो कि जो स्किल्ड लेबर है या जो इवन स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी अगर आप बात करो, वो एक तरह से वी आर रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड,
कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है कि एक्चुअली में जो भी हमारी वर्किंग क्लास है, ठीक है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ओल्डर पीपल, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। तो वो अगर कोई स्किल्ड पर्सन उनमें से बन के आता है, चाहे दूसरे देश से सीख के बन के अगर अपने देश में भी काम करना चाहता है, तो उसमें हर्जी क्या है? तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, अपनी वर्किंग क्लास के जो हमने पाला है एक देश ने अपने किसी भी सिटीजन को, अगर वो आके हमारे देश में वापस काम करना चाहता है, तो वी आर बेयरिंग द रूट्स, ठीक है, ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड वी हैव, कि जो वर्किंग क्लास हमारे पास है, जो स्किल हमारे पास है, अगर हम उसको यूज भी करके कोई नई चीज कर रहे हैं, हमें उस चीज पे नहीं रोका जाना चाहिए, ठीक है। तो एक फ्री विल के साथ सबको काम करना चाहिए, ताकि हम डेवलपमेंट को जो है ऑल टुगेदर आगे लेकर चल सके, सस्टेनेबली हम आगे बढ़ सके। तो ये बेसिक सी बात उन्होंने कही। तो नाम से रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला है कि द बैंडंग कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाम। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1970। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। 1970 में यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट समिट जो बेलग्रेड के अंदर है वो नाम का नहीं हुआ था, 1961 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक खत्म हो गई थी, ठीक है। तो 1945 के जैसे ही थोड़े महीने अभी गुजरे थे खत्म होने को, कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गई। कोल्ड वॉर के पीछे का रीजन क्या था? यहाँ पर आप कह सकते हो यूएसएसआर एक साइड पे था, ठीक है, और दूसरी साइड पे आप देखोगे कि नेटो नेशंस, ठीक है, प्लस आप देखोगे कि उसके बाद जो अब यूएसए है इनका यहाँ पर बैकिंग एक अलायंस था। तो 1991 तक जब यूएसएसआर जो है वो टूट जाता है, उसके बाद ये कोल्ड वॉर एरा खत्म हो जाती है। बट उसके बीच में, उसके दरमियान क्या होता है? आप देखो कि 1945 के बाद 1947 में इंडिया भी आज़ाद होता है, ठीक है। कॉलोनाइजेशन वाला जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होता है, एंड बहुत सारे मल्टीपल ऐसे नेशन जो है वो आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अब उस टाइम पे आप देखोगे वन ऑफ द को फाउंडर्स, अब आपका क्वेश्चन यही है जो आपको आंसर करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। क्या मुझे बताओगे कि को फाउंडर्स या इवन की फाउंडर्स नाम के कौन है? को फाउंडर उनमें से एक जवाहरलाल नेहरू है, जो कि सबको यहाँ पर याद होते हैं। बाकी 3 या 4 नाम जो है वो क्या है, आप मुझे बताओगे कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 1947 में इंडिया भी आज़ाद होता है, जवाहरलाल नेहरू बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनको ना यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी अभी रिसेंटली आज़ाद नेशन जो है वो अपने आप को यहाँ पर संभालेंगे कि क्या करेंगे, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे आप ये ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, कोल्ड वॉर जो चल रहा है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस है या जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस थे, उस टाइम पे दे वर आस्क्ड टू चूज साइड्स, कि आपको साइड जो है वो चूज करनी पड़ेंगी, कि आइदर आप यूएसए के साथ हो या आप यूएसएसआर के साथ हो। तो इन दैट सिचुएशन जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब पहले अफ्रो एशियन जो कॉन्फ्रेंस है इनिशियली वो शुरू की गई थी 1955 के अंदर। अगर आप देखोगे कि हमें जो है ग्लोबल साउथ के नेशन या जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है उनको आगे ग्रो कैसे किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट उनकी कैसे होनी चाहिए, उसको लेकर जो है अभी डिस्कशंस चल ही रही थी, जिनको कॉमनली बैंगडंग कॉन्फ्रेंस बोला जाता था, ठीक है। तो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर काफी ज्यादा थी। बट जैसे जैसे प्रेशर डाला गया इंटरनेशनल लेवल पे कि यू हैव टू चूज साइड्स, तो इन दैट सिचुएशन जो नाम है दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हम किसी भी नेशन के साथ यहाँ पे अलाइनमेंट में नहीं चल रहे हैं, वी आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, कि हम अभी रिसेंटली यहाँ पर सॉवरेन नेशंस हुए हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की साइड लेकर नहीं चल सकते, हमें अपनी जनता की ग्रोथ, अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो इनिशियली अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जिसको हम बैंगडंग कॉन्फ्रेंस बोला करते थे, वही बैंगडंग कॉन्फ्रेंस जो है लेटर लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि फर्स्ट समिट 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अभी के लिए बेसिक इतनी इंफॉर्मेशन आप याद कर लो, और ये आपकी एनसीईआरटी का ही पार्ट है, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। नहीं आइडिया लग रहा तो नाम पढ़ सकते हो आप, ठीक है, जाके नाम के बारे में थोड़ा सा आइडिया उसमें लो। अगर नेक्स्ट अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के इसको मैं चीजें आपको समझा दूँ, ठीक है। अभी के लिए इतनी कहानी आप समझ लो। नेक्स्ट, स्टडिंग स्पेस वेदर मस्ट बी अ मेजर एक्टिविटी फॉर ह्यूमंस। तो अब एक गेस्ट लेक्चर्स ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे ही गेस्ट लेक्चर के लिए क्रेग एडवर्ड डेफॉरेस्ट जो है, जो अब नासा के जो पंच मिशन है उसके अकॉर्डिंगली जो डिपार्टमेंट ऑफ हीलियोस्फीयर एंड स्टडीज से रिलेटेड है, ठीक है, उन्हीं के एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या डायरेक्टर आप कह सकते हो, ठीक है। तो उनका आप कह सकते हो पंच स्पेस मिशन के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर बोला कि जो नासा ने यहाँ पर 2025 के मार्च के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया है कि इट इज़ वन ऑफ अ ब्रेक थ्रू, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसा कोई मिशन है जो कि अब सन को, सोलर फ्लेयर्स को, सन की जो कोरोना है उसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाला है। एंड दैट कि जो सन सिंस हमारे सोलर सिस्टम का एक मेजर स्टार है, मेजर आप कह सकते हो कि सेलेस्टियल बॉडी है, जिसके अराउंड हमारा जो पूरा सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, वो चलता है, या जो प्लानिटरी सिस्टम है हमारा वो सोलर सिस्टम के ऊपर यहाँ पर टिका हुआ है। तो हमें सन को इन डिटेल बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, एंड मेजरली हमें सोलर फ्लेयर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आप पंच की बात करोगे ना, तो पंच का एंड में यहाँ पर वर्ड आता है हीलियोस्फेयर,
ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करती हूँ आपसे। बट उन्होंने ये बोला कि जो पंच मिशन है, इवन के सोलर फ्लेयर्स जो है, हम एटलीस्ट जब जो हमारा ये पंच मिशन जब लॉन्च हो गया उसके बाद जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, हम ये चीज़ ज़रूर बता सकते हैं कि अभी जो सन है ना वो अपने सोलर मैक्सिमम पे है, मतलब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है, हाई एक्टिविटी पे है। एग्जैक्टली तो नहीं, बट एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर तक ये हाई एक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब उससे पहले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर आप देखोगे कि एक सोलर फ्लेयर जो है वो आनी ज़रूरी है मेजर, जो अब आप कह सकते हो कि सोलर मैक्सिमम के अंडर पीरियड ऑफ हाई एक्टिविटी है। बट सोलर जो हमारी इजेक्शंस होती हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस जो है, उनमें से एक मेजर 1 या 2 इवेंट्स जो है भी नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर होंगे। एग्जैक्टली हम इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे, बट हाँ हम बता ज़रूर पाएंगे कि आइडिया ज़रूर है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये चीज़ें होंगी। ठीक है, कि सन को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी पंच मिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं वाया द क्वेश्चन। आपकी पहली स्टेटमेंट कह रही है कि द पंच मिशन विल प्लेस 4 सैटेलाइट्स इन द मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है पंच इज अ नासा स्मॉल एक्सप्लोरर मिशन दैट विल मेक ग्लोबल 3D ऑब्जर्वेशन ऑफ द यंग सोलर विंड फ्रॉम द आउटर मोस्ट सोलर एटमोस्फेयर टू द इनर मोस्ट हीलियोस्फेयर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर नहीं भेजा है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर गई हैं ये जो आप कह सकते हो सैटेलाइट्स। तो अब पंच मिशन का बेसिक आइडिया क्या है कि 64 kgs ईच ब्रीफ के साइज की आप कह सकते हो पेलोड जो है, ऐसी 4 सैटेलाइट्स ईच लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस की गई। स्पेसएक्स ने ही इसको लॉन्च किया था, ठीक है, मार्च 2025 में लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो पंच मिशन है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर अगर आप देखोगे ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे सैटेलाइट जो है वो ऑपरेट करेंगी। आप देखोगे कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगी। पहले तो पोलरॉइड तरीके से, पोलरॉइड इमेजेस जो हम बात करते हैं, एंड नॉन पोलराइड जो इमेजेस है उसको ये कैप्चर करेगी। पोलराइड इमेज की जब आप बात करते हो तो हर 4 मिनट के अंदर ये अब 3 डिफरेंट सैटेलाइट्स क्या काम करने वाली हैं, पोलरॉइड इमेजेस लेंगी किसी भी तरह की इजेक्शन जो है वो सन की तरफ से अगर होती है। ठीक है, उसी पोलरॉइड इमेज को ये कंपेयर करेंगे। जो 4 हैं उनमें से 3 सैटेलाइट्स फोटो लेंगी, उन तीनों को कंपेयर करके, कंपेयर भी क्या, कंबाइन करने के बाद एक फोटो जो है वो भेजी जाएगी। ठीक है, अर्थ की तरफ, ठीक है, या इवन आप नासा को बोल सकते हो, डायरेक्टली भेजी जाएगी। नॉन पोलराइड के केस में अगर आप देखोगे कि हर 8 मिनट के अंदर फोटोग्राफ यहाँ पर नॉन पोलराइड तरीके से खींची जाएगी। अब द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि पोलराइड एंड नॉन पोलराइड को जो आपस में मिक्स करके आप देखोगे तो एक 3D प्रोजेक्शन ये निकालने की क्षमता रखता है। 3D प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कि कैसी किस तरह की इजेक्शंस जो है वो सन की तरफ से होती हैं, बेसिकली कोरोना से होती है। कोरोना क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन के अंदर से क्या क्या चीज़ें जो है ऐसी 3D के अंदर प्रोजेक्शंस जो है उसकी ये इमेज कैप्चर करेगा। ठीक है, एक तरह से मॉडल 3D जो है वो कैप्चर कर पाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, कोरोना को इनिशियली ये स्टडी करना चाह रहा है एंड हीलियोस्फीयर की स्टडी हो रही है। अब हीलियोस्फीयर क्या होता है कि जब सन की तरफ से कोई भी ऐसी रेज आती हैं या इवन की मास इजेक्शंस जो होती हैं, कोरोनल इजेक्शंस जो अगर होती हैं, जिसको हम सोलर फ्लेयर्स भी बोलते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ जो है उसके अपने मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज पार्टिकल्स भी है, एंड चार्ज पार्टिकल्स जो है वो सन की तरफ से भी आ रहे हैं। इजेक्शन जरूर हो रही है, नॉट ओनली अर्थ, कोई भी सोलर सिस्टम के अंदर अगर प्लैनेट होता है तो इन दैट केस क्या होता है कि इवन की मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल्स अराउंड द अर्थ वो रिएक्ट करते हैं इनके साथ। ठीक है, जो फ्लेयर्स अब इजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द सन, तो एक तरह से ये शील्ड बन जाती है अराउंड द अर्थ। ठीक है, थ्रू दोज चार्ज पार्टिकल्स। तो ये शील्ड बनने के बाद क्या होती है, सोलर फ्लेयर्स से जो अर्थ है वो बच जाती है, जो प्लैनेट्स ऑल टुगेदर वो बच जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम हीलियोस्फीयर बोलते हैं कि हीलियोस्फीयर एक्चुअली में इन डिटेल वो पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं कि बनते कैसे हैं, क्या इसके पीछे का आइडिया है, हीलियोस्फीयर कैसे, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, क्या उसके पीछे की फिजिक्स होगी, लेटर ऑन इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना ये मिशन चाहता है। तो पंच मिशन जो है नासा का यही आपको बता रहा है इन डिटेल। ठीक है, तो आई होप आप इन डिटेल ये चीज़ों को पढ़ लोगे। 64 kg का जो पेलोड है, 4 जो ईच है सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। अब 3 वाइड फील्ड इमेजेस, फील्ड इमेजेस का मेजर क्या काम होगा कि फील्ड एक्चुअली में आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड या इवन की जो सोलर फ्लेयर्स की फील्ड है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, रॉ इमेजेस उनकी कैप्चर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पंच मिशन का आपका ये आइडिया देती है।
ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना। देन नेक्स्ट आपकी न्यूज़ कह रही है FSSAI सेज ओनली WHO अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स कैन बी लेबल्ड एज ORS। सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि अब ना FSSAI ने क्या किया था, आप देखोगे कि 2006 के एक्ट के अंडर यहाँ पर उन्होंने 2022 के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि कोई भी ऐसा एनर्जी ड्रिंक या प्रोडक्ट जो है जो WHO अप्रूव्ड नहीं है बट ORS की तरह अगर मार्केट करना चाहता है, पहले खुद की FSSAI की गलती है यहाँ पर कि 2022 के अंदर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि आप जो है ऐसे प्रोडक्ट्स को जो WHO अप्रूव्ड नहीं है वहां पर आप उसको स्पेसिफिकली मार्केटिंग एंड लेबलिंग के केस में यहाँ पर लिख सकते हो कि WHO ने इसको अप्रूव नहीं किया है, ठीक है, बट WHO अप्रूव्ड ORS सोल्यूशन ये नहीं है, ठीक है। सो अब क्या होता है कि इसमें ना मार्केट में ना बहुत गलत प्रैक्टिसेस जा रही थी, तो अब जितने भी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिशियंस होते हैं या इवन की जो अब मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो कि इन दिस केस शिवरंजनी संतोष जो कि एक पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने अब क्या किया, एक लीगल कैंपेन को शुरू किया कि ये बहुत गलत मार्केटिंग प्रैक्टिस है कि चाहे WHO अप्रूव नहीं है तो वाई टू राइट अबाउट इट, है ना, कि आप या तो कुछ भी मत लिखो। बल्कि अब बताए क्या होता है एक्चुअली में, आइडिया क्या है कि जो WHO द्वारा अप्रूव्ड ORS के सोल्यूशन होते हैं इन दैट केस वो WHO अप्रूव्ड लिखकर यहाँ पर लिखते हैं, बताते हैं। तो अब कोई कॉमन व्यक्ति वो इस चीज़ को नहीं पढ़ता, उसको लग रहा है अच्छा WHO लिखा हुआ है, WHO लिखा हुआ है, उनको लगता है कि हाँ ये भी WHO अप्रूव्ड है। तो इसके अकॉर्डिंगली ना बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में चल पड़े थे जो सिर्फ और सिर्फ ORS के नाम पे क्या बेच रहे थे आपको, कि पानी के अंदर चीनी घोल के यानी कि ग्लूकोज बेच रहे थे आपको, जो कि ORS का बिल्कुल भी सोल्यूशन का पार्ट एक्चुअली में नहीं है। मेजर कंपोनेंट यहाँ पे ग्लूकोज है बट बाकी सारे कंपोनेंट्स भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि गलत प्रैक्टिसेस है, इसको यहाँ पर बंद होना चाहिए। तो अब FSSAI ने फाइनली जो है वो इस चीज़ के डिसीजन पे बोला है, ठीक है, कि ये चीज़ हाँ हम मान रहे हैं कि गलत है। उन्होंने बोला कि 2006 का जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट है उसके तहत अगर हम देखें, रेगुलेशंस के तहत देखें, अगर ये प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो तो आप जो है उल्लंघन कर रहे हो 2006 के एक्ट का, अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसने ऐसा लॉट जिसके ऊपर नॉट अप्रूव्ड बाय WHO लिखा गया है उसे वापस बुलाइए, वापस लेकर आइए एंड उसके ऊपर वापस से रीप्रिंट कीजिए। रीप्रिंट भी क्या वो हटा दीजिए, ठीक है, कि इवन WHO अप्रूव्ड अगर आप नहीं हो तो आप ORS एटलीस्ट कह के उसे नहीं बेचोगे, आप एनर्जी ड्रिंक उसको कहकर बेच सकते हो, ठीक है। कि डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं इनको यहाँ पर बंद होना चाहिए। ये सिंपल सी आपकी बात है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: डेक्सट्रोज, ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड, टोटल ऑस्मोलैरिटी ऑफ 311, आप कह सकते हो MOS मॉस्मोलैरिटी पर लिमिटेड, ठीक है, पर लीटर, सॉरी लिमिटेड बोल रही हूँ मैं आपको, पर लीटर, ठीक है। विच ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू WHO रिकमेंडेड ORS, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो गलत है, कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स या ऑस्मोलैरिटी जो है वो उसकी गलत है या वो सही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 4, ठीक है। तो WHO ने एक्चुअली में ओरिजिनली जो ऑस्मोलैरिटी है वो 311 रखी थी, बट वो ऑस्मोलैरिटी को अब और कम करके आप देखोगे 245 कर दिया गया है पर लीटर, ठीक है। तो अब बेसिक आइडिया है कि WHO जो है वो अप्रूव करता है लो ऑस्मोलैरिटी ORS फॉर्मूला, जो कि अब ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट को इंक्लूड करता है। तो ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इफेक्टिव रिहाइड्रेशन के लिए, रिस्टोर करने के लिए फ्लूइड्स को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो कि डिहाइड्रेशन के टाइम पे यहाँ पे बॉडी से लूज हो जाते हैं। डेक्सट्रोक्स जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं 13.5 ग्राम्स पर लीटर होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम्स पर लीटर, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम्स पर लीटर एंड ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट 2.9 ग्राम्स पर लीटर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब ऑस्मोलैरिटी आप बोलोगे क्या है, कि हम आपने ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसी वहाँ से उसी कॉन्सेप्ट से आप ऑस्मोलैरिटी को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि इन सिंपल वर्ड्स ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे अगर आपका करेक्ट आंसर होगा तो देन ठीक है, अदरवाइज मैं कल के लेक्चर में आपको ऑस्मोलैरिटी का मतलब इन बेसिक यहाँ पर समझा दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको होमवर्क है, इसी तरीके से आप इसको परस्यू करोगे। देन हम न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं कि ब्लू एनर्जी अनवील्स ई-हैवी ड्यूटी ट्रक। तो ब्लू एनर्जी मोटर्स जो है उन्होंने एक ग्रीन ट्रक को मैन्युफैक्चर किया है जो कि एक हैवी ड्यूटी ट्रक है। अब इक्विप्ड है कि उसको बैटरी स्वैप करके आप लंबे रूट तक लेकर जा सकते हो। तो ये जो कंपनी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हर एक साल के अंदर हम 10,000 ऐसे ट्रक्स
पर एनम की प्रोडक्शन लाइन हम आपको दे सकते हैं। तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ साइन हुई है। एंड अगर आप देखेंगे देवेंद्र फडणवीस जो कि चीफ मिनिस्टर इस टाइम पे महाराष्ट्र के, उन्होंने अब इनॉग्रेशन भी की इंडिया के फर्स्ट इलेक्ट्रिक कॉरिडोर की, जो कि मुंबई से पुणे के बीच में एग्जिस्ट करता है। उनका प्लान यहाँ पर यही है, जो कॉरिडोर है उसका यही स्टेप है, पहला स्टेप था कि कॉरिडोर की आप कह सकते हो कि शुरुआत हो जाए मुंबई पुणे के बीच में पायलट रन के तौर पे। धीरे धीरे करके वो यही चाहते हैं, प्लान यही है इस कॉरिडोर का कि इलेक्ट्रीफाई करें हर एक मेजर नेशनल हाईवे को एंड ऐसे कॉरिडोर्स को इस्टेब्लिश किया जा सके ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो BEM जो है उसका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ये साइन हुआ है। एंड वो एक नई प्रोडक्शन लाइन बनाना चाहते हैं कि 30,000 ट्रक की इन्वेस्टमेंट जो कि 3,500 करोड़ की आएगी, वो अब पर ईयर वो प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं। 10,000 तो वो भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको वो 30,000 तक लेकर जाना चाहते हैं पर एनम। ठीक है, तो ये आपकी एक बेसिक सी न्यूज़ थी। देन ट्रम्प एंड MEA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एट ऑड्स ओवर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। सो अब यहाँ पर ना टसल चल रही है कि ट्रम्प ने ये चीज़ बोली कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने उनके साथ जब मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, उन्होंने यही बोला था कि हम रशिया के साथ ऑयल के जो इम्पोर्ट्स है ना वो बंद कर देंगे टोटली। तो मैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जिनके जब मिनिस्टर की बात करते हैं जयशंकर जी, उन्होंने ये बोला कि ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन तो हुई नहीं है, दैट नथिंग दैट वी नो दैट ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो ट्रम्प है उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप देखोगे कि MEA की तरफ से जो आप देखोगे कि ब्रॉड बेसिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स सोर्सेज, कि इंडिया की तरफ से उन्होंने ये बोला है कि MEA की तरफ से स्टेटमेंट है कि इंडिया अपने जो रिसोर्सेज है उसको ब्रॉड करना चाहता है। वी आर नॉट इन कंसर्न कि अभी क्या वॉर चल रही है क्या नहीं है, कि हमारा उससे कुछ जब लेना देना ही नहीं है, कि वी एज अ डेवलपिंग नेशन हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढने का यहाँ पर पूरा हक है। हम सॉवरेन नेशन है कि अगर हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ भी रहे हैं, इवन हम आपसे भी ढूंढ रहे थे, आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। ठीक है, बट अगर वही ऑल्टरनेटिव अगर हम कहीं और से सस्ता अगर मिल रहा है तो हमें प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? हम तो ग्रोथ चाहते हैं ना, तो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिया जो है ग्रोथ करना चाहता है यहाँ पे। बट ट्रम्प जो है उन्होंने मोदी की यहाँ पे तारीफ की, उन्होंने बोला इंडिया में मेजर जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है वो आती जाती रहती है, बट मोदी जो है बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, इंडिया के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत टाइम से, बट उन्होंने उनका एक तरह से दिल दुखाया कि रशिया के साथ अभी भी वो ऑयल के इंपोर्ट्स यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। नाउ आई टोल्ड यू कि मैं क्वेश्चन जो है आपको पूछूंगी या एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बोलूंगी। पहला ऐसा ओपिनियन आता है कि रशिया के ऊपर एक तो इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है NATO एंड USA की तरफ से, ताकि वो कोल्ड वॉर वाला एरा जो है वो दोबारा से शुरू ना हो जाए, है ना, ये जो कोल्ड वॉर है वो ना चल पाए। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कहता है, चलो ठीक है। अब आप ये देखोगे कि यूक्रेन की जियोपॉलिटिकली जो प्रेजेंस है या जियोपॉलिटिकली आप कह सकते हो जोग्राफिकली जो उसकी लोकेशन है, एक तो वो इंपॉर्टेंट है, एक व्यू पॉइंट से हम ये सोचते हैं, है ना। बट ऑल टुगेदर आप देखोगे कि रशिया के ऊपर ही प्रेशर डालने की कोशिश क्यों हो रही है, बल्कि यूक्रेन को भी बोला जा सकता है इस चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, एक्चुअली में इफ ट्रम्प वांट्स इट टू एंड तो वो चीज़ तो एग्जिस्ट कर ही सकती है, बट चलो वो हमारा कुछ लेना देना उस चीज़ से है नहीं। अकेडमिकली आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अब जैसे रशिया के टाइज इंडिया के साथ ओपनली अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, एंड एक्चुअली में शुरू से है भी, तो क्या आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने सुखोई 57 को यहाँ पर कंपेयर किया इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सुखोई 57 को यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं F-35 लाइटनिंग 2 के साथ भी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया जो है अगर रशिया से के साथ काम करना चाह रहा है यहाँ पर, तो और वो सस्ते में आपको 5th जनरेशन का प्लेन बना के दे रहा है, तो इज इट अ लॉस फॉर USA एज वेल? क्योंकि वो 104 मिलियन का एक प्लेन जो आपको बना के दे रहे हैं, उतने में आप कह सकते हो कि 2 सुखोई तो आप इजीली ले सकते हो, जो कि 5th जनरेशन प्लेन है, फाइटर जेट है ना। तो इज इट अ लॉस ऑफ बिजनेस फॉर अमेरिका, जिस वजह से वो बार बार इतना चिल्ला रहे हैं? ठीक है, तो एक ये बिजनेस कंसर्न से आप एक बार सोच के देखना इस चीज़ को कि एक्चुअली में लड़ाई की किसी को पड़ी है नहीं पड़ी है वो तो अलग की बात है। तो अब USA के लिए इज इट अ लॉस फॉर बिजनेस कि जिस वजह से वो चाहते हैं इंडिया और रशिया की जो रिलेशन है वो खराब हो जाए, ठीक है, जो टाइज हैं वो खराब हो जाए। इवन कि इस न्यूज़ के अंदर उन्होंने ये चीज़ को भी बोला है कि अगर हमने इंडिया के ऊपर तो टैरिफ्स लगा दिए 50%, बट अब वी वांट कि हम चाइना को भी रोक के हटेंगे कि वो रशियन ऑयल्स के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम कर दें। ठीक है, ऑल्दो इस न्यूज़ के अंदर ये चीज़ भी स्टेट की गई है कि 45% ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं वो इंडिया ने कम कर दिए हैं रशिया के साथ। तो सेम जो चाइना ने यहाँ पे एलिगेशन USA के ऊपर लगाया कि यूर डूइंग, आप हमारे साथ बुली कर रहे हो, यूर बुलिंग अस, ठीक है, कि जस्ट बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, यू जस्ट ट्राइंग टू बुली अस जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग बेटर देन यू, वी आर बेटर इन मार्केट देन यू मे बी। तो वो इकोनॉमिक चीज़ें जो हैं या इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके देखो, क्योंकि इन दी स्टार्टिंग जब मैंने लेक्चर्स लेना शुरू किया था, आई टोल्ड यू एवरीथिंग इज बिजनेस, राइट। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ सोचकर एक बार देखना, राइट। देन दिवाली ऑफर
अभी भी अवेलेबल है 20% ऑफ डायरेक्टली दीपावली कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इन केस यू वांट टू एनरोल थ्रू आउट एनी कोर्स ऑफ स्लीपी क्लासेस, राइट। तो आपके लिए 2026 के जीएस के बैचेस, इवन ऑप्शनल्स के बैचेस जो है अभी अवेलेबल है। 2027 के बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं एंड टेस्ट सीरीज भी आपके पास प्रीलिम्स की लेकर अभी तक यहाँ पर आप देखोगे कि मेंस के अंदर भी अगर आप एनरोल होते हो तो यू विल गेट द टेस्ट सीरीज। सिमिलर केस जो आपका फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीपीसीएस जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। कोई भी डाउट होता है आपको तो आप 1800-890-403043 पे आप हमें, जो कि एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हो या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली 20% ऑफर दीपावली तक यहाँ पर आप देखोगे कि एप्लीकेबल है। तो प्लीज़ ये अगर 19,000 का कोर्स है, 20,000 का कोर्स है, तो आप इस पर डायरेक्टली 20% ऑफ लेकर आपको समवॉट आपकी जीएस पूरी की पूरी यूपी को लेकर एंड इंक्लूडिंग यूपी की जो जीके वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एंड व्हाट एल्स डू यू वांट, कि अब आप PYQs नहीं चाह रहे हो कि मैं डिस्कस करूँ, व्हाट एल्स डू यू वांट, राइट। तो मेंस वाला पोर्शन जो है हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। मेंस वाला पॉइंट के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर दे देती हूँ बेस्ड ऑन व्हाट, कि आपने पोल में मुझे क्या बोला था कि आप सेल्फ असेस कर पाओगे कि नहीं, है ना। तो बेस्ड ऑन दैट आप मेंस का एक क्वेश्चन खुद से तो सॉल्व कर ही रहे हो, या आप ऐसे कर सकते हो कि आप पीयर टू पीयर उसको एक्सचेंज करके जो उसके ऊपर क्वेश्चंस की असेसमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम तो आपके लिए ओपन ही है, तो यू कैन डिस्कस विद ईच अदर, राइट, इन दैट केस, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।